दो काली और तीन गोरी बहुओं में गाय का बंटवारा। रामपुर में 5 भाई अपनी माँ और बीवियों के साथ रहा करते थे। उनमें 2 देवरानियां प्राची और राखी का रंग काला था और तीनों जेठानियां नैना, साक्षी और बानी गोरी चिट्टी थी। इसी बात को लेकर उन पांचों में हमेशा अनबन रहती थी। अरे साक्षी बहू, जरा जाकर गंगा की गौशाला साफ कर दे, मेरी पीठ बहुत दर्द कर रही है। माँ जी, ये गोबर वोबर साफ करना मेरे बस की बात नहीं है, आप किसी और से कह दो। मैं किसे बोलूं? तुम लोगों को लड़ने झगड़ने के सिवा कोई और काम हो तो मैं कहूँ ना। भावना खुद ही पूरी गौशाला साफ करती है कि तभी घर के अंदर से उसकी बहू नैना और प्राची के लड़ने की आवाज आने लगती है। काली कलोटी हमेशा श्रृंगार में ही लगी रहती। अरे कभी अपने मुंह को चमकाने के अलावा इन बर्तनों को भी चमका दिया कर। बहुत हो गया जेठानी जी, आप बड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। हाँ, मेरा रंग काला है और ये बात मैं गर्व से सिर उठाकर कहती हूँ। ज्यादा डायलॉग बाजी मत कर, समझी? तभी वहां उनकी बूढ़ी सास भावना आ जाती है। अरे तुमने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। यही बात मैं अभी बाहर साक्षी को समझा कर आ रही हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम सभी चाहती क्या हो? बंटवारा। सही कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। ये जेठानियाँ हमेशा अपने गोरे रंगों की हम पर धौंस जमाती हैं। हमेशा मुझे और राखी को काली कहकर बुलाती हैं, जैसे न जाने खुद आसमान से परियां उतर आई हों। अरे ओ, तू काली है तो हम कहते हैं, ज्यादा बुरा मत मान। ओहो, अब चुप भी रहो, मैं तुम्हारी बात समझ गई। तभी शाम को भावना अपने बेटों के काम से घर लौटाने पर उन्हें सुबह घटी पूरी घटना के बारे में बता देती है। बेटा, आज सुबह जो मैंने तुम्हारी बीवियों का रूप देखा है, उसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब इस घर में हम लोग साथ मिलकर रह सकते हैं। मतलब ये कि अब मैं इस घर का बंटवारा कर रही हूँ। पर माँ, हम ऐसा नहीं चाहते। अरे बेटा, तुम क्या जानो, तुम्हारी लुगाइयों के साथ तो मैं ही पूरा दिन इस घर में रहती हूँ। अगर ज्यादा दिन तक ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अगली सुबह भावना अपने बेटों को काम पर नहीं जाने देती और अपने घर में अपने बहू और बेटों से बंटवारे की बात करती है। अब मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। हाँ माँ, जरा जल्दी कीजिए, अब और नहीं रहा जाता। तो हम कौन से तड़प रहे हैं तुम्हारे साथ रहने को? ओहो, अब बस भी करो, तुम्हारे पति भी यही है, कम से कम इनकी तो लाज रखो थोड़ी। भावना पूरे घर का बंटवारा कर देती है और वो खुद घर के आंगन में रहने की बात करती है। अब अगर मैं किसी एक के साथ रहूंगी तो उस पर बोझ ही बन जाऊंगी, और अगर अलग अलग सभी के साथ रही तो जमाना यही कहेगा कि बुढ़ापे में इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए मैं घर के आंगन में ही रहा करूंगी। मेरे लिए मेरे बेटे बहू एक समान है। बंटवारा मैंने तुम लोगों का किया है, मैं तो तुम सभी के साथ ही हूँ। तभी एक बहू बोलती है, और माँ, गाय का क्या? मेरा मतलब पूरे घर की संपत्ति, एक एक चीज का बंटवारा हुआ है तो गाय पर भी तो हमारा अधिकार है ना? बिल्कुल, अब इतने बुढ़ापे में आप तो गाय का दूध कुछ कर नहीं सकती, तो गाय का भी आप बंटवारा ही कर दीजिए। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला गाय का बंटवारा कैसे हो सकता है? उसका भी मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है माँ? यही कि 1 महीने के 6 दिन गाय तुम सभी अपने पास रख लेना। सभी को भावना की बात समझ आ जाती है और वो उसके किए फैसले पर राजी हो जाते हैं। अगले दिन महीने की 1 तारीख को राजेश, जो कि नैना का पति था, गंगा को 6 दिनों के लिए अपने घर ले आता है। गंगा, अब से 6 दिन के लिए तू हमारे ही साथ रहेगी। अरे वाह, कितनी हष्ट-पुष्ट गाय है, इसका तो दूध भी बहुत अच्छा ही होगा। हाँ, मैं काम पर जा रहा हूँ नैना, तुम गंगा का दूध काट लेना। जी। नैना गंगा का दूध काट लेती है। दूध काटने के बाद गंगा चिल्लाने लग जाती है। क्या है, क्यों चिल्लाए जा रही है? समझी, तुझे भूख लगी है, खाना चाहिए तुझे? चुप कर, हमेशा ही ऐसे चिल्लाती रहती, कोई खाना वाना नहीं मिलेगा तुझे। नैना गंगा को भूखी ही छोड़कर चली जाती है। ये सारा मंजर भावना आंगन से देख लेती है और वो चुपके से गंगा को चारा खिलाने चली जाती है। इसी तरह 6 दिन बीत जाते हैं और अब गंगा का राजेश के पास से मुकेश के पास जाने का दिन था। मुकेश गंगा को राजेश के पास ले जाता है।
हाय मेरी गंगा को इन भाइयों की लड़ाई में पिसना पड़ रहा है। काश मुकेश इसका अच्छे से ख्याल रखे। भावना मुकेश से आस लगाई हुई थी, लेकिन वो भी गंगा का ख्याल अच्छे से नहीं रखता। बेचारी भावना ही छिप छिप कर गंगा का पेट भरवाती और उसे प्यार देती। आय मेरी गंगा, कितनी कमजोर हो गई ना तू। इन नालायकों ने तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखा, पर तू फिक्र मत कर, मैं तुझे यूं मरने नहीं दूंगी। इसी तरह दिन पे दिन बीतते जाते हैं। गंगा एक एक कर सभी भाइयों के पास चली जाती है, लेकिन कोई भी उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखता। अगले 6 दिनों के बाद तो फिर से तू पराये घर की हो जाएगी, तो फिर मैं तुझे खाना क्यों दूं? अपनी बहुओं का गंगा के साथ ऐसा व्यवहार भावना को अच्छा नहीं लगता था। वो उन्हें सबक सिखाने की सोचती है। अगले दिन भावना की बड़ी बहू नैना उसे खाना देने को आती है। लीजिए माँ जी, खाइए। आज तो मैंने आलू के पराठे और साथ में आपकी मनपसंद गंगा के शुद्ध दूध से खीर बनाई है। मुझे ये नहीं खाना है बहू, तू ले जा इसे। पर क्यों माँ जी, आपको तो ये सब बहुत पसंद था, फिर अब क्या हुआ? मैंने तुझे बोला ना। अच्छा ठीक है। नैना खाना लेकर वापस चली जाती है। भावना ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और बस भूखी प्यासी चारपाई पर पड़ी रही। ये देख उसका बेटा राजेश उसके पास आता है। माँ, क्या बात है, आज आपने कुछ भी क्यों नहीं खाया? क्या आपकी तबीयत खराब है? मैं ठीक हूँ, तू जा यहाँ से। माँ बता ना कि क्या बात है, क्या तू मुझसे नाराज है? मैंने कहा ना जा, तो तू जा क्यों नहीं रहा है? अच्छा माँ, जैसा आप कहें। राजेश वापस चला जाता है। भावना ऐसे ही 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाती पीती। ए जी देखिए ना, माँ तो कुछ भी खाती पीती नहीं है। इस तरह से तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो आप मुझे मत बोलना। जानता हूँ, पता नहीं माँ को क्या हुआ है। आप कुछ तो कीजिए। राजेश भावना के पास जाता है। माँ, आखिर बात क्या है? तू क्यों हमसे नाराज है? नाराज? मैं भला क्यों नाराज होंगी? मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने काम ही ऐसा किया है। मतलब? बताती हूँ। क्या तू अपनी इस अधमरी माँ के लिए अपने सभी भाइयों को यहाँ ले आएगा? हाँ माँ, बिल्कुल। राजेश अपने चारों भाइयों और उनकी पत्नियों को ले आता है। माँ, ये तेरी क्या हालत हो गई है? क्या राजेश भैया तेरा अच्छे से ध्यान नहीं रखते? मुझे बता माँ, किस चीज की जरूरत है तुझे? मैं पूरी करूंगा। बेटा, मेरी ये हालत करने में राजेश का नहीं बल्कि तुम सभी का हाथ है। कैसे? बताती हूँ बेटा। आधी तो मैं उसी दिन मर गई थी जब तुम्हारे बाप ने ये सफेद लिबास मुझे इनाम के तौर पर दिए थे। उनके इस दुनिया को छोड़ने के बाद मेरी गंगा और मेरे बेटे ही मेरा सहारा थे, लेकिन जब तुमने अपनी बीवियों के लिए एक दूसरे को भी छोड़ दिया तो फिर मेरा तो इस दुनिया में कोई रहा ही नहीं। अरे ऐसा क्यों बोल रही है माँ? हम हमेशा तेरे साथ हैं। तुमने मेरी गंगा को बस एक दूध देने की मशीन की तरह ही इस्तेमाल किया। क्या कभी तुम में से किसी ने भी उसे अपने घर का सदस्य माना? नहीं। गंगा तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है, जिसको खाना पानी ना देकर तुमने उसकी क्या हालत कर दी है। तो मैं क्यों कुछ खाऊं या पीऊं? पर माँ, तू कहना क्या चाहती है? यही कि अगर तुम्हारे बाप की आखिरी निशानी गंगा तुम पर बोझ है, तो उस तरह तो मैं भी तुम पर बोझ ही हुई ना। जिस तरह वो भूखी प्यासी रहती है, तो तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे दिल पर क्या बीतती है। मेरे दिल को भी उसी तरह दर्द होता है जिस तरह मुझे भूखा प्यासा देखकर तुम्हें होता है। अब समझे बेटा? मैं समझ गया माँ, सब कुछ अच्छे से समझ गया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे माँ। भावना के सभी बेटों और बहुओं को उसकी बात समझ आ जाती है और वो अपने किए पर बहुत पछताते हैं। हमें भी माफ कर दीजिए माँ जी। गंगा के साथ बुरे बर्ताव के लिए हम सभी बहुत शर्मिंदा हैं। मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहती थी। मेरा घर कभी भी टूटने या बिखरने नहीं दूंगी मैं। इसी तरह भावना की चतुराई से वो फिर से अपने परिवार को बांध देती है। अब सभी गंगा का भी अच्छे से ख्याल रखते थे, और तो और उनमें काले गोरे को लेकर जो भी अनबन थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई और सभी एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगे। हिमानी के 2 बेटे थे और वह दोनों बेटों की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती थी, क्योंकि वह घर के कामों से परेशान हो चुकी थी। एक दिन वह खाने की टेबल पर खाना खाते हुए अपने दोनों बेटों से कहती है, अरे मेरे प्यारे बेटों, अब मैं आधी से ज्यादा उम्र की हो चुकी हूँ। इसके बाद तो मैं बिल्कुल बुढ़िया हो जाऊंगी। अरे अब मुझसे घर के काम नहीं होते। कब तुम दोनों शादी करोगे?
ये सुनते ही मनीषा को बोलने का मौका मिल जाता है। अरे वाह माँ, आपने कितनी अच्छी बात कही है। जल्दी से मेरे दोनों भाइयों की शादी करवा दो ताकि मैं नए नए कपड़े खरीदूं और अच्छे से तैयार होकर खूब सारा डांस अपने भाइयों की शादियों में करूं। ये सुनने के बाद हिमानी का छोटा बेटा कहता है, मेरी बहना, क्यों तू हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? देखो, मेरी तो अभी शादी करने की कोई उम्र नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहता था। आप एक काम कीजिए, मेरे बदले आप पहले भाई की शादी करवा दीजिए। आपको सहारा देने के लिए इस घर में बहू आ जाएगी। अरे कायदे से तो वैसे बड़े बेटे की शादी पहले ही होनी चाहिए। देखो हिमानी, पहले तुम राजवीर के लिए लड़की ढूंढो और उसके बाद हम तुषार की शादी करेंगे। क्यों भैया, आप अपनी शादी के लिए तैयार हो ना? अपनी बहन के मुंह से ये सुनकर राजवीर थोड़ा शर्मा जाता है, जिसके बाद वह कहता है, अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा करिए। ये सुनने के बाद हिमानी और दुर्योधन ये समझने में देरी नहीं करते और उसके बेटे को शादी से कोई आपत्ति नहीं है, जिसके चलते हिमानी बहुत ही जल्द अमीर परिवार के घर की लड़की ढूंढ लेती है। ऐसी लड़की तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती। पहली बात तो पढ़ी लिखी, दूसरी बात अमीर घराने की, तीसरी बात खूब सारा दहेज भी लेकर आएगी। हिमानी देखो, बहू जैसी भी हो घर संभालने वाली होनी चाहिए। इससे आगे मैं और क्या कहूँ तुमसे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी क्वालिटी के साथ वो संस्कारी भी है और हमारे घर को संभाल लेगी। इधर हिमानी अपने बड़े बेटे राजवीर के लिए रिश्ते की बात कर ही रही थी कि वहीं दूसरी तरफ तुषार के ऑफिस में एक विदेशी लड़की जॉब करने के लिए आती है, जिससे तुषार की टक्कर हो जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है, लेकिन इस विदेशी को तो हिंदी भी बोलनी नहीं आती होगी। तुषार ये सोच ही रहा था कि तभी सोफिया कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मैं अचानक से आ रही थी और मेरी टक्कर आपसे हो गई। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता, विदेशी होने के बाद भी तुम्हें हिंदी बोलनी आती है। दरअसल मेरी माँ विदेशी थी और मेरे पिता इंडिया से ही थे, जिसके चलते मुझे हिंदी बोलनी आती है। अरे वाह भाई वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। लगता है अब मुझे भी बड़े भैया के साथ ही शादी कर लेनी चाहिए। इधर राजवीर के रिश्ते की बात पक्की हो जाती है तो उधर तुषार को सोफिया से प्यार हो जाता है और वह अपनी माँ को सोफिया के बारे में बताता है। ये तुमने सोचा भी कैसे? अरे बेटा, मैं तुम्हारी शादी अच्छी संस्कारी बहू से करवाना चाहती हूँ, ना कि किसी विलायती से। भगवान जाने इस घर में आने के बाद पता नहीं वो क्या क्या अपने नियम निकालेगी। माँ, सोफिया ऐसी नहीं है। वो हिंदी अच्छे से बोलती है और उसके अंदर हिंदुओं के गुण भी अच्छे हैं। देखो माँ, आप चाहती हो तो मेरी शादी सोफिया से करा दो, वरना मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। तुषार की बात सुनने के बाद हिमानी को ना चाहते हुए भी उसकी शादी सोफिया से करवानी पड़ती है। दोनों भाइयों की शादी हो जाती है और हिमानी अपने घर 2 बहू ले आती है और उनका गृह प्रवेश करती है, लेकिन वह केवल समायरा का ही गृह प्रवेश अच्छे से करती है क्योंकि वह अमीर होती है। आओ अंदर आओ समायरा, इस घर को अपना ही समझो। हिमानी अपनी बड़ी बहू को घर के अंदर ले आती है, लेकिन उसकी छोटी बहू सोफिया दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती है। लेकिन मनीषा को ये बहुत अजीब लगता है, जिसके चलते वह अपनी भाभी सोफिया को अंदर बुला लेती है। अरे भाभी जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आ जाओ। मनीषा के कहने पर सोफिया घर के अंदर आ जाती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, जैसे कि दूध के अंदर अंगूठी ढूंढना, एक दूसरे का केवल एक ही हाथ से कंगना खोलना और भी बहुत सारी रस्में। ओहो, ये रस्में तो खत्म ही नहीं हो रही। अब पूरी रात इसी तरह चलता रहेगा क्या? अरे नहीं बहू, ऐसा नहीं है, सारी रस्में खत्म हो चुकी हैं। अब तुम अपने कमरे में आराम कर सकती हो। बाय गॉड, कम से कम अब मुझे थोड़ी देर आराम करने को तो मिलेगा, वरना आप लोगों का बस नहीं चलता। अब तो पूरी रात मुझे रस्मों रिवाजों में उलझा कर ही रखते। समायरा का ये बर्ताव हिमानी को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन वह नजरअंदाज कर देती है, जिसके बाद वह सभी मेहमानों से कहती है, अरे ये सब तो होता ही रहता है। दरअसल बहू शादी की रस्मों में इतना थक चुकी है कि उससे थकावट बर्दाश्त नहीं हो रही। चलो मनीषा, अपनी भाभी को उनके कमरे में छोड़ा। मनीषा समायरा को उसके कमरे में छोड़ाती, वहीं अरुण सोफिया को भी अपने कमरे में ले जाता है। सोफिया, मेरी माँ की बातों का कभी बुरा मत मानना, दरअसल वो शुरू से ही थोड़ी ऐसी है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपकी माँ मेरी माँ जैसी है, मैं हमेशा उनका आदर ही करूंगी, आप निश्चिंत रहिए। सोफिया भले ही विलायती थी, लेकिन उसके अंदर सारी भावनाएं हिंदुस्तानी थीं, जिसके चलते वह बड़ों का लिहाज और रिश्तों को अच्छे से समझती थी। अगले ही दिन उन दोनों की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें हिमानी को अपनी बड़ी बहू समायरा के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा होता है।
अरे आओ बहू आओ, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों का ऐसा खाना बनाओ कि हम लोग कभी भूल ही ना पाए। हिमानी की बात सुनते ही समायरा जोर जोर से हंसने लगती है। क्या कहा आपने? अच्छा, खाना बनाओ? अरे पागल हो गई हो क्या आप? मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी मैगी के अलावा कुछ नहीं बनाया है। अरे बहू ऐसा क्यों कह रही हो? अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए तो सभी लड़कियां उतावली होती हैं और तुम मना कर रही हो। ओहो, आप तो मेरे पीछे ही पड़ चुकी हो। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं जा रही हूँ रसोई में। जो मुझसे बन पाएगा मैं बना दूंगी। समायरा रसोई में पहुंच जाती है, जिसके चलते उसे कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ सोफिया भी अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए तैयारियां कर रही होती है, जिसे देखकर हिमानी थोड़ी हैरान रह जाती है। लगता है कि ये विलायती बहू आज मेरी रसोई को तहस नहस करके ही रहेगी। आता जाता कुछ है नहीं और चली है अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने। हिमानी ऐसा कहने के बाद वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में समायरा एक थाली में मैगी बनाकर ले आती है और टेबल पर रखकर खाने लगती है, जिसे देखकर दुर्योधन, हिमानी, मनीषा, अरुण और राजवीर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे बहू ये क्या, तूने सिर्फ इतनी देर में मैगी ही बनाई और जो कि तू खुद अकेले ही खा रही है। तो क्या तुम सबके लिए बनाती? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे चुपचाप खा लेने दो। समायरा का बर्ताव हिमानी को बहुत बुरा लगता है, जिसके चलते समायरा हिमानी की नजरों में गिर जाती है। वहीं कुछ ही देर में सोफिया अलग अलग प्रकार के कई सारे पकवान बनाकर खाने की टेबल के ऊपर लाकर रख देती है और टेबल को पूरी तरह सजा देती है। इतना सारा और इतने सारे आइटम देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी विलायती पत्नी विलायती होने के साथ साथ इतनी अच्छी कुक भी है। तभी हिमानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोफिया से कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुमने हमेशा बड़ों का आदर भी किया और अपनी पहली रसोई में सबके लिए इतने सारे पकवान भी बनाए। जो उम्मीद मुझे अपनी पसंद की बहू से थी वो सब कुछ तुमने कर दिखाया। आज मैं गलत साबित हो गई। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, आप हमेशा से सही थी। देखिए, गलतियां तो इंसान से ही होती, अपनी गलतियों को भुलाकर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए और आपने कोई गलती नहीं की। मेरी जेठानी को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो हमारे रंग में ढल जाएंगी। सोफिया न केवल खाने से ही बल्कि अपनी बातों से भी सबका दिल जीत लेती है, जिसके चलते अपनी देवरानी की इतनी तारीफ सुनकर समायरा को भी थोड़ा अफसोस होता है और वो भी अगले दिन से सोफिया की तरह अच्छी बनने की कोशिश करती है, जिसके बाद सोफिया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।